नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 24वां टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स इन द इंडियन इकोनॉमी, इसको कवर करेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो थ्योरेटिकल सिलेबस है आपका, ये तो आपको आता ही है ज़्यादातर, लेकिन बात ये है कि आपको आता है तो दूसरे को भी आता है, जो चीज़ें कॉमन है। सिलेबस तो थ्योरेटिकल है, लेकिन आप को जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप यदि पूरा 2-3 बार स्टडी करेंगे तब आपको नई चीज़ें आपको पता चलेंगी और आपका जो नज़रिया है वो बदलेगा। जो क्वेश्चंस है ना वो थ्योरेटिकल आने के चांस हैं। मतलब ये समझ लो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो 20% या 25% तक ही आएंगे, बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे वो फैक्ट थ्योरेटिकल ही होंगे। तो जिसने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और कई बार रिवाइज किया होगा उसके अच्छे नंबर आने के चांस ज़्यादा होंगे। और ये बात तो क्लियर है कि सिलेबस में जो दिया गया है वही आएगा और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसके अलावा इसका कुछ मटेरियल है ही नहीं। और आप यदि मटेरियल ढूंढते रहेंगे तो बस मटेरियल ढूंढने में ही समय निकल जाएगा और पेपर आपका आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भारत की बात की जा रही है, लगभग 200 मिलियन लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 200 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोग। तो भारत में लगभग 2 करोड़ लोग आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। और जो लोग इस वनों पे आजीविका के लिए निर्भर हैं उनमें ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं, रूरल और या जनजातीय लोग हैं जो वनों में रहते हैं। वनों से हमको कई सारे उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, कन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल्स, मतलब मशीनों नहीं, दवाओं के बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। वैकल्पिक चिकित्सा का मतलब एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में इसमें मेडिसिन इससे बनाई जाती हैं। सौंदर्य प्रसाधन और इत्र, कागज तथा लुगदी, पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कच्चे माल के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में वनों से हमको मिलते हैं और उनको हम लोग फिर इंडस्ट्री में प्रोसेस करके दूसरे उससे पदार्थ बनाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि वनों का जो इम्पोर्टेंस है ना वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि जंगलों को आमतौर पर गरीबी और अभाव के स्थान के रूप में देखा जाता है। ऐसा लगता है कि जो जंगल है ना वहाँ पे गरीबी बहुत है और वहाँ पे चीज़ों का अभाव है, मतलब जीने के लिए जो चीज़ें। लेकिन यदि कॉमन सेंस में देखा जाए तो जो जंगल है ना वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना वो उनसे ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और ये गरीब हमको इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो गरीब है। तो गरीब इन द सेंस वो लोग आधुनिक जो विकास है ना उसकी संपर्क में नहीं आए, तो वो बस उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना उनके लिए पर्याप्त होता है। अगला पॉइंट है वन उत्पादों का संग्रह और व्यापार। तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका संग्रह और व्यापार आमतौर पर एक अनौपचारिक क्षेत्र, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत ये आता है, जिसकी वजह से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है ना उसमें इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता है। अब हम लोग फॉरेस्ट इकोनॉमी को देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है ना वो अर्थव्यवस्था के आधार पे किस तरह से वहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो मैंने यहाँ पे रखे नहीं है क्योंकि उसका अलग से एक टॉपिक है। क्या दिया गया, वन अर्थशास्त्र में वन उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत का अध्ययन किया जाता है। तो यदि फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसमें जो वन उत्पाद हैं और उनकी जो सेवाएं हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को स्टडी किया जाता है। अगला पॉइंट है वन संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, मतलब जो इकोनॉमिक वैल्यू है
फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, उसको हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि यह देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, उसमें इनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो हमको उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन जो अलग अलग देश है ना, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, लेकिन जो वन है ना, देश की अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। अगला पॉइंट है वे औद्योगिक प्रसंस्करण। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए उत्पादन इनपुट मटेरियल, रॉ मटेरियल है ना, तो उत्पादन इनपुट, पर्यावरणीय सामान, भोजन, ईंधन, दवाएं, घरेलू उपकरण, निर्माण सामग्री, कच्चे माल की व्यापक रेंज प्रदान करते हैं। तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना, उनके लिए रॉ मटेरियल की मतलब बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल हैं जो वो हमको वनों से मिलते हैं। अब यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि भारत के वन संसाधनों का जो अनुमानित मूल्य है वो 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। ट्रिलियन तो देखो, मिलियन होता है 10 लाख, बिलियन होता है उसका 1000 गुना, और ट्रिलियन होता है फिर उसका 1000 गुना। तो 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर ये जो इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं उनकी अभी एस्टिमेटेड वैल्यू है। और क्या लिखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो भी लगभग 9 से 55 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच में आंकी गई है। ये दो डेटा आपको याद रखना है, ऑफिशियल डेटा है ये। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत में है ना, वो उसके लिए जो वन अर्थव्यवस्था है ना, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस किस तरह से वन भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या लिखा है, वन रोजगार, धन और समृद्धि के सृजन के अवसरों के एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो रोजगार तो उपलब्धि कराते हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं उनके लिए रोजगार, धन और समृद्धि के सृजन के अवसर, क्योंकि वो लोग अपनी आजीविका के लिए उसी पे निर्भर हैं। वनों का प्रत्यक्ष लाभ वन संसाधनों के कारण है। अब जो वन संसाधन है कि जैसे हमको फूल, फल या लकड़ी मिली, तो वो तो हम, और या दूसरे सामान, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको प्रत्यक्ष रूप से मिल रही हैं, तो उनसे ये प्रत्यक्ष लाभ हो गया। तो ये जो है ना, वो पूरे देश के समायोजित शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब नेट जीएनपी का 2.9% है। तो 2.9% यहाँ पे लिखा है, वो काफ़ी लेटेस्ट वैल्यू, कई जगह पे 1.7% भी है, लेकिन वो काफ़ी पुराना डेटा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, अभी 2.9% ही है। जीएनपी नहीं, हमको लगता है ये शुद्ध घरेलू उत्पाद ना, ये जीडीपी का ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का 2.9%। अगला पॉइंट है, वे लगभग 180 मिलियन मवेशी वो होते हैं जो हम लोग पालते हैं, जीव जंतु, वो अलग अलग चीज़ों के लिए हैं, तो वो होते हैं मवेशी। तो 180 मिलियन मवेशी, मिलियन का मतलब 10 लाख, तो इसमें 10 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने हो जाएंगे ये संख्या। 58 मिलियन भैंसों और 120 मिलियन अन्य पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं। तो वन इतने जानवरों के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं। अगला पॉइंट है, वे लकड़ी काटने वाले सॉयर मतलब वो है ना, आरी वाला ना, सॉयर वो वाला है, ये सॉयर वो नहीं है। कार्टर और शिल्पकार, इनके यदि आपको समझना है कि ये क्या होते हैं, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। तथा अन्य संबंधित वन उद्योगों में लगे लगभग 15 लाख व्यक्तियों को दैनिक रोजगार प्रदान करते हैं। तो वनों से लगभग 15 लाख व्यक्तियों को डेली रोजगार मिलता है। अगला पॉइंट है, भारत में लकड़ी की 5000 प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 450 व्यावसायिक रूप से मूल्यवान हैं।
और एसिटिक एसिड, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, कुछ तेल, क्रेओसेट। क्रेओसेट जो है ना ये लकड़ी में एक तेल के रूप में ही लेपित किया जाता है, जिससे लकड़ी खराब होने से बच जाती है। सल्फोनामाइड, क्लोरोफॉर्म जैसे मूल्यवान ड्रग्स ये निकालने के लिए प्रयोग की जाती हैं वनों से प्राप्त लकड़ियाँ। अगला पॉइंट है वन कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो कच्चा माल तो प्रदान करते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे झाड़ू बनाना, तो जो झाड़ू बनती है ना वो वन उत्पाद से बनती है। रेशम कीट पालन, खिलौना बनाना, पत्ती प्लेट बनाना मतलब लीफ प्लेट मेकिंग, जो पेड़ होती है ना उसकी पत्तियों से हम लोग प्लेट बनाते हैं। अब तो ये थोड़ा कम हो गई है क्योंकि जो आर्टिफिशियल है ना वो आ गई हैं प्लेटें। चीर घर मतलब सा मिल्स के लिए जहाँ लकड़ी की चिराई की जाती है उनके लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। माचिस इंडस्ट्री के लिए जो माचिस में लकड़ी यूज होती है ना वो भी। प्लाईवुड, कागज और लुगदी, पेंसिल बनाना, चाय की छाती, टी चेस्ट, चाय की छाती मत समझिए, हिंदी छोड़ दो इसको, इंग्लिश। टी चेस्ट वो होता है एक लकड़ी का डब्बा जिसके अंदर टी को रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता है या स्टोर किया जाता है, उसको टी चेस्ट बोलते हैं। फाइबर बोर्ड और चिप बोर्ड ये बनाए जाते हैं जो, तो इनके लिए रॉ मटेरियल हमको वनों से प्राप्त होता है। अगला डेटा दिया गया लगभग 38 लाख जनजातीय जनसंख्या वनों में रहती है और वन पर्यावरण का एक भाग है। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है कि लगभग 38 लाख जो जनजातीय लोग हैं वो वनों में रहते हैं और वो वनों पे डिपेंडेंट है, वो उसका एक पार्ट है। अगला पॉइंट है, अब इसमें जो कुछ डेटा दिया गया है वो डेटा काफ़ी पुराना है क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक आइडिया तो मिलता है कि जो वनों का योगदान है यहाँ पे कितना है। तो वर्ष 1974-75 में लिखा है जंगलों से प्राप्त की जाने वाली 164 लाख क्यूबिक मीटर टिम्बर और फ्यूलवुड। तो टिम्बर मतलब जो इमारती लकड़ी होती है उसको टिम्बर बोलते हैं। फ्यूलवुड मतलब जो जलाने के लिए प्रयुक्त होती है लकड़ी। तो जो उसकी कीमत थी 1974-75 में वो लगभग 179 करोड़ रुपए थी। अगला पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 10th 5 ईयर प्लान था, उसके दौरान लगभग 40% ऊर्जा जरूरतें मतलब जो एनर्जी नीड्स थी और 30% जो चारे की सप्लाई वो जंगलों से होती थी। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उस दौरान का डेटा है कि जो उस समय तो 40% ऊर्जा की ज़रूरतें थी, क्योंकि उस समय जो घरों में हम लोग खाना अभी तो लकड़ियों का यूज कम हो गया, लेकिन उस समय 40% जो यूज होता था ऊर्जा ज़रूरतों के लिए, तो वो अब अलग अलग जगह ये हो सकता है, ये घरों में ही नहीं है केवल। तो 40% लकड़ी को जला के किया जाता था और चारे का जो सप्लाई 30% होती थी वो जंगलों से होती थी। एक और डेटा दिया गया है कि वर्ष 1979-80 के दौरान जंगलों से आपूर्त होने वाले मेजर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, मैंने मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो वन उपज का वीडियो है ना उसमें सब रखा है। इसमें मेनली लकड़ी आती है। तो इसमें लगभग ये जो थे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 1979-80 के दौरान वो 21,481,000 क्यूबिक मीटर इतने थे। अब हम लोग देखेंगे वन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपाय कि जो फॉरेस्ट इकोनॉमी है ना उसको हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण की स्थापना करके उत्पादकता की वृद्धि करना। कि यदि लोकल लेवल पे प्रसंस्करण फिर से आ गया, इसका मतलब होता है प्रोसेसिंग। तो स्थानीय लेवल पे यदि हम प्रोसेसिंग करें तो उससे जो वहाँ की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, तो उसका जो मूल्य वो अपने आप बढ़ेगा। मतलब स्थानीय लोगों को जो फ़ायदा है ना वो कम मिल पाता है। अभी भी होता है कि स्थानीय लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं और वो बहुत सस्ते दाम में जाता है, और वहीं पे यदि प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उनको उसका ज़्यादा मूल्य मिलेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।
अगला है वनों को आग से बचाना। जो फॉरेस्ट फायर्स है ना वो काफ़ी नुकसान करती हैं, तो वनों को आग से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अगला है वन उत्पादों को शामिल करने के लिए कृषि में एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अनुभव का लाभ उठाना। तो कृषि में यदि हमको फॉरेस्ट प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ना इसके एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन के लिए क्या रॉ मटेरियल है, उस तरह के पेड़ पौधे किसान लगाएं। अगला पॉइंट है वन धन केंद्र जैसी पहल और ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आप लगभग जितने आए वो सब याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म देखते हैं फिर से। ट्राइबल, टी फॉर ट्राइबल, TRI फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम लोग वन धन केंद्र और जो ट्राइफेड है ना उसको यहाँ पे मैंने बताया है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले वन धन विकास योजना जो है ना, इसके अंतर्गत वन धन केंद्र बनाए गए हैं। तो हम लोग वन धन विकास योजना को देखते हैं। क्या लिखा है? वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, शॉर्ट में MSP बोलते हैं। इसके माध्यम से लघु वन उपज मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के विपणन के लिए तंत्र और मूल्य श्रृंखला के विकास मतलब वैल्यू एडिशन चेन का एक घटक है। तो ये योजना MSP की हेल्प से माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना उनके डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यू एडिशन चेन को का एक ये पार्ट है। अप्रैल 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। तो वन धन विकास योजना कब आई? 2018 में। इसको ट्राइफेड के द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में लागू किया जाता है। उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र क्लस्टर मतलब VDVKCs को मुख्य रूप से वनाच्छादित आदिवासी जिलों में स्थापित करना। तो जो वन धन विकास योजना है वो आदिवासी समुदाय के जो अस्तित्व वाले जो क्लस्टर हैं, वन धन विकास केंद्र जिनको बोला गया, इनके क्लस्टर को स्थापित करना है। कहाँ पे? जहाँ पे वनाच्छादित आदिवासी जिले हैं वहाँ। यह आदिवासी संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन और उन्हें उद्यमियों में बदलने का लक्ष्य रखता है कि जो आदिवासी समुदाय है ना उनके आजीविका के नए साधन बने और वो उद्यमी में बदलें। इसके लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वन धन विकास योजना। अब हम लोग देखते हैं ट्राइफेड। इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, एक क्वेश्चन तो हो सकता है इस पे बन जाए। जो ट्राइफेड है इसका हिंदी में फुल फॉर्म है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास केंद्र। इसको वर्ष 1987 में ये अस्तित्व में आया था और ये किसके अंतर्गत आता है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में और देश भर में इसके 13 रीजनल सेंटर्स हैं। कार्य इसके देख लेते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए जो लघु वन उपज है, ये याद रखना है आपको कि ये जो दोनों ऊपर वन धन योजना जो है और ये ट्राइफेड जो है, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के विकास के लिए जिसमें गैर लकड़ी वन उत्पाद शामिल हैं। तो ये बता रहा है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें जो इमारती लकड़ी या फ्यूल वुड है उसके अलावा सभी वन उत्पाद आते हैं। ट्राइफेड जनजातियों को अपना उत्पाद बेचने के लिए एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। तो जो जनजातीय लोग हैं ना उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट की। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए मार्केट, तो वो बेचने के लिए मार्केट प्रोड्यूस करता है और एक सर्विस प्रोवाइडर भी के रूप में भी ये काम करता है। यह खुदरा विपणन और विकास में भी शामिल है। तो जो रिटेल सेल है ना उसमें भी ये अपनी हेल्प करता है। तो ये तो हो गया ट्राइफेड और
वन धन विकास योजना। हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे थे, भारत में वन अर्थव्यवस्था की संभावना, तो उसमें कुछ पॉइंट बचे हैं वो हम लोग नीचे देखते हैं। ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। क्या लिखा है, एकत्रीकरण और बाजार से जुड़ाव के लिए समुदाय आधारित उद्यमों के माध्यम से स्केल की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करना। एकत्रीकरण मतलब कलेक्शन, और बाजार से यदि लिंक किया जाए और ये समुदाय बेस्ड रखा जाए, इंडिविजुअल उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, लेकिन कम्युनिटी यदि इसमें काम करेगी तो इसके माध्यम से जो इनका प्रोडक्शन है ना, वो उसका स्केल काफ़ी बढ़ जाएगा। अगला जनधन आधार नोडल, जनधन आधार मोबाइल एक तैयार विकल्प के रूप में समाधान प्रदान करता है। तो ये उनके लिए मार्केट ढूंढने का कार्य करता है जनधन आधार मोबाइल, कि आप कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स हैं जो बेच सकते हैं। और इसको आप ज़्यादा देखना है तो सर्च कर सकते हैं। और हो सकता है कि आगे जो मैं वीडियो लाऊं, अभी 2 आपके टॉपिक बचेंगे, उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोज में इम्पॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जो बच गया है या इसमें से जो रिवीजन करने लायक है, तो उसमें मैं वो सब रख दूंगा। अब हम लोग देखते हैं संधारणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने में वन अर्थव्यवस्था की भूमिका। इसका मतलब है सस्टेनेबल जो चैलेंजेज हैं उसको नियंत्रित करने में वनों की भूमिका। तो वन एक तो हो गया कि उनसे हमको वन उत्पाद मिलते हैं, दूसरा जो वन होते हैं ना वो मौसम और जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं ना, तो एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं ना उनको हासिल करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो वही हम लोग देखेंगे। पहला क्या लिखा है, वन उत्पादों का एकत्रीकरण प्रसंस्करण फिर से आ गया, बाजार से जुड़ाव भारत के कुछ सबसे गरीब और सीमांत समुदायों की आय में वृद्धि करेगा। तो जो वन उत्पाद है ना, इनके लिए यदि मार्केट बनाई जाए और इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए तो जो सबसे गरीब लोग हैं, मतलब ट्राइबल जो लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि करेगा। तो ये देश की भी एक तरीके से सेहत है वो सुधारेगा अर्थव्यवस्था की। अगला पॉइंट है स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वन संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए व्यक्तियों के प्रोत्साहन को समुदाय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मतलब जो सस्टेनेबिलिटी है ना या स्टेबिलिटी है ना, उसको निश्चित करने के लिए कि मतलब हम लोग वनों का दोहन उसी अनुपात में करें कि वो पुनर्नवीनीकरण उसका कर सकें। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वन संसाधनों का प्रयोग सही मात्रा में हो। उसके लिए इंडिविजुअल की अपेक्षा कम्युनिटीज को साथ में जोड़ा जाना आवश्यक है। अगला पॉइंट लिखा है वन अधिकार अधिनियम 2006, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इसके तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता वनों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने का एक आसान समाधान है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किया गया था, यदि इसको सही तरीके से यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो फॉरेस्ट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो लंबे समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट है वनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है और वनों को उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय वनों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय प्रबंधन में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल और उत्पादों के साथ इनकी स्थिरता के बारे में, के संकट के बारे में गहन जानकारी है। कि इस जो पॉइंट का मतलब ये है कि जो वनों को संरक्षित करने का कार्य है ना, वहाँ के लोकल पीपल के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि उनको उसके बारे में अच्छी जानकारी है जंगल के बारे में, और वो पिछले बहुत लंबे समय से ना उनका सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं। अगला पॉइंट है स्थानीय स्तर पर मूल्य उत्पन्न करना, ताकि स्थानीय लोगों को वन संसाधनों का उचित लाभ मिल सके। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यदि लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका वैल्यू एडिशन किया जाए तो उससे लोकल लेवल पर लोगों की आय बढ़ेगी और अपने आप जो देश की अर्थव्यवस्था में ना उनका योगदान बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं आगे की राह। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए और इसी के साथ ही खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ और उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है, वन अर्थव्यवस्था में निवेश विभिन्न हितधारकों के लिए लाभ के कई अवसर प्रस्तुत करता है। कि यदि जो फॉरेस्ट इकोनॉमी है ना उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए तो उसके
जो कई हितधारक हैं, मतलब उससे जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं ना, उनको इससे लाभ मिल सकता है। अगला पॉइंट है वन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक पहल को बढ़ावा देने का एक उदाहरण गुजरात का नर्मदा जिला है। तो जो कम्युनिटी को यदि हम हेल्प करें तो उसका उस रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो उसका एक उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले से यहाँ पे दिया गया है। क्या लिखा है, जहाँ समुदाय वनों का प्रबंधन कर रहे हैं, कि जो कम्युनिटीज है वहाँ की लोकल, वो वनों का, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर रही हैं और कागज तथा लुगदी उद्योग को बांस की आपूर्ति भी कर रही हैं। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, उनकी आय भी बढ़ रही, उससे हो रही है अच्छी खासी, और जो जंगल है उनका मैनेजमेंट भी हो रहा है। अगला पॉइंट है विभिन्न हितधारकों के मध्य प्रभावी समन्वय और भागीदारी स्थापित की जाती है तो वन अर्थव्यवस्था सफलता का फल देगी। मतलब जो जिन जिन लोगों के यदि हित जुड़े हुए हैं वनों की अर्थव्यवस्था से, और जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनके बीच में यदि सही समन्वय और भागीदारी स्थापित की जाए तो जो फॉरेस्ट इकोनॉमी है ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। तो उसमें 3 यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या उससे फायदे होंगे। क्या लिखा है, वन संसाधनों के संरक्षक के रूप में स्थानीय समुदाय, ये मैं पहले बता चुका हूँ। कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योग ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का प्रयोग करते हैं उनके लिए फायदा होगा। नौकरियों और धन के सृजन को सुविधाजनक बनाने और विनियमित करने वाली सरकारी एजेंसियां, कई सारी सरकारी एजेंसियां हैं जिनके लिए नौकरियां और धन सृजन दोनों होगा। उनको नौकरियां उस फील्ड में वो यदि जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनको उससे फ़ायदा होगा तो वो उस फील्ड में जॉब भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लास्ट में 2-3 पॉइंट और दिए हैं। क्या लिखा है, यह सहयोग पर्यावरणीय खतरों को कम करके, तो यदि इस तरह का कोऑपरेशन हुआ तो जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो कम होगा। पिरामिड के निचले भाग में रोजगार का सृजन करके, रोजगार का सृजन होगा नीचे के स्तर के लोगों में, और स्थायी वन प्रबंधन, मतलब सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वो तीनों चीज़ें एक साथ इससे मिल सकती हैं। पहला क्या, पर्यावरणीय खतरे कम होंगे, और जो पिरामिड के नीचे स्तर के लोग हैं, जो जिन लोगों की आय कम है, सबसे नीचे स्तर के लोग, उनको फ़ायदा होगा, और वनों का है वो स्थानीय प्रबंधन हो सकता है। तो ये तीसरी जीत, तो 3 चीज़ें इसके साथ हमको 3 फायदे मिल सकते हैं। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संपदा और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के साथ साथ वन की आर्थिक क्षमता में विविधता लाने के लिए पूरे भारत में वन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पोषित करने का यही सही समय है। कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना और डेवलपमेंट है, इसके बीच संतुलन स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है। कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, उनका दोहन भी उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जिससे उसके हमको पूरे कुप्रभाव ना वो सामने ना आए। और इसके साथ साथ जो भारत की आर्थिक क्षमता है ना, उसमें भी वृद्धि करने की आवश्यक है। तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक है, और इसका जो सही समय है वो अभी चल रहा है। और लास्ट में पॉइंट क्या लिखा है, यह भारत को SDG 1, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास जो लक्ष्य हैं, उसमें से पहला जो है, जो वो है कोई गरीबी नहीं, गरीबी को ख़त्म करना, ये पहला सतत विकास लक्ष्य है। और जो 10वां है वो है कम असमानता, लोगों के बीच जो आय में बहुत गैप है वो कम होना चाहिए। और जो SDG 11 है वो है सतत शहर और समुदाय, कि जो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ है ना वो सस्टेनेबल हों। अगला है 12वां जिम्मेदार खपत और उत्पादन। ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो इससे हासिल करने में जो वनों की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पे ये बता रहा है कि
यदि हम लोग फॉरेस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तो ये जो SDG 1, 10, 11 और 12 हैं, इनके साथ साथ अन्य जो SDG हैं उनको प्राप्त करने के लिए भारत की जो कमिटमेंट है उसको दर्शाएगा वर्ल्ड लेवल पे। तो ये हो गया आपका 24वां टॉपिक कंप्लीट। अब आपके 2 टॉपिक बचे हैं, तो पहले मैं आपको कल के दिन एक 5वां प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और फिर बाकी दोनों टॉपिक है ना वो अगले 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। अभी से मेरा उद्देश्य है कि आपको हर दिन एक वीडियो दिया जाए और उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।